नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एक मॉडल टेस्ट पेपर है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो सर हैं जिन्होंने ये मॉडल पेपर बनाया है उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। वैसे तो देखिए, ये बहुत ही महान इंसान हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं। एकता कला से जैन की त्यूरी, वो कहाँ पर है? ये जोधपुर ज़िले में स्थित है। ये जो गुरुजी हैं उनके कॉन्टेक्ट नंबर है। आप लोग अगर प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की अगर तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी की, तो आप सर के पास में जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं। ये एक देखिए कोचिंग संस्थान नहीं है, बल्कि एक पारिवारिक रूप से जो शिक्षा दी जाती है विद्यार्थी को, उस हिसाब से इस संस्थान में ये गुरुजी नाम मात्र की फीस में पढ़ाते हैं। और हिंदी का बहुत ही शानदार इनको नॉलेज है। और ये जो स्वयं गुरुजी हैं वो व्याख्याता के पद पर पदासीन हैं, व्याख्याता के पद को सुशोभित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा इन्होंने पेपर बनाया है। एकता क्लासेज हर कोई बता देगा आपको। जोधपुर में अगर आप जाके पूछोगे तो टिवरी एक कोई छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर मथानिया के नज़दीक बताते हैं। देखो, तो किसी विद्यार्थी ने मुझसे जो पुस्तकें खरीदी थी, जो हमने छोटी छोटी पुस्तकें निकाली हैं, वो सर को दिखलाई और सर को भी अच्छी लगी। और फिर उसी विद्यार्थी ने मुझे ये पेपर भेजा था और सर से पूछ करके मैं आपके सामने इस पेपर को प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरा समय के अनुसार बनाया गया है। 1 घंटे का समय है, 100 अंक का है, 50 इसमें प्रश्न है। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो सर के पास में जाकर के पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न जो है वो आज का अपना है कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, पंक्तियों में निहित अलंकार कौन सा है? यमक। क्योंकि अपन तो जय जय वर्ण की आवृत्ति देख लेते हैं तो खटाक से अधिकांश विद्यार्थी तो यहीं पर टिक कर देते हैं, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है इनको। आगे तो कोई मतलब ही नहीं है। पारंपरिक रूपक, निरंग रूपक या सांग रूपक? तो देखिए, इसका सही जो जवाब है, सही जो उत्तर है वो होगा पारंपरिक रूपक। एक्चुअल में देखिएगा, पारंपरिक रूपक में क्या होता है कि जब कोई पद होता है पारंपरिक रूपक में, जब किसी पद में कम से कम 2 रूपक अवश्य हो। दूसरी बात, जब इसमें एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है तो वहां पर पारंपरिक रूपक माना जाता है। पहचान कैसे होती है इसकी कि किसी पद में कम से कम 2 जगह आरोपण किया गया। रूपक का शाब्दिक अर्थ आरोपण ही होता है, तथा उस आरोपण से दूसरे आरोप का कारण जो होता है वो निकल आता है, कारण बनता है। अथवा जब एक रूपक को हटा दिया जाए तो दूसरा रूपक स्वतः ही क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। यहाँ पर जय 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 गिरिराज किशोरी, इस दोहे का अर्थ यूं होगा कि भगवान जो शिव है, महेश, जय 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 गिरिराज किशोरी, भगवान महेश शिव जो हैं, उनके मुख को चंद्र के रूप में तथा पर्वतर पर्वतराज की जो गिरिराज किशोरी, पर्वतराज की पुत्री जो पार्वती है, उसको चकोर के रूप में माना है। चंद्रमा के होने पर ही चकोरी का अस्तित्व होता है। यदि यहाँ पर महेश के मुख को चंद्रमा नहीं माने, जय महेश मुख चंद चकोरी, अगर महेश के मुख को चंद्रमा नहीं मानते हैं यहाँ पर, तो पार्वती को भी चकोरी नहीं माना जाएगा। इसी कारण एक दूसरे रूपक का कारण होने के कारण यहाँ पर पारंपरिक रूपक के अलंकार माना जाएगा। जैसे एक दोहा आपको और बता दूं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं जिसमें एक रूपक होने से दूसरे रूपक का कारण बना रहता है, एक को हटा देने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है, वहां पर पारंपरिक रूपक माना जाता है। अब अगला जो अपना प्रश्न है वो प्रश्न है कि नील सरोरु है। अगला जो प्रश्न है वो है नील सरोरु है श्याम है, तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सुसम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। पंक्तियों में यहाँ पर अपन को अलंकार पूछा है। इस अलंकार में मतलब वाचक लुप्त उपमा है या पूर्णोपमा है या हेतु उत्प्रेक्षा या वस्तु उत्प्रेक्षा, तो इसमें अपन को कौन सा है वो इसमें पूछा है कि क्या इसमें लुप्त है, क्या इसमें नहीं है। तो वाचक लुप्त उपमा आना, इसमें वाचक शब्द है वो यहाँ पर क्या कर दिया गया है? लुप्त कर दिया गया। उपमा अलंकार के जो वाचक है वो इसमें क्या है? लुप्त कर दिया गया है। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? वाचक लुप्तोपमा।
आचार्य भरत मुनि ने अनुभवों की संख्या कितनी बताई है। यहाँ पर भावों की नहीं पूछे, अपन परीक्षा में प्रश्न एक्चुअल में क्या करते हैं, आधे ही पढ़ते हैं। यहाँ पर अनुशब्द को भूल जाते हैं परीक्षा में और पढ़ते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी, 8 ऑप्शन में दिखा खटाक से सही कर देते हैं। यही छोटी छोटी गलतियां अपन को सुधारनी है। यहाँ पर अनुभवों की संख्या पूछी है, अनुभवों की संख्या भरत मुनि ने कितनी मानी है, 3 मानी है। ठीक है। आचार्य भरत मुनि जो हैं उनके रस सूत्र की व्याख्या के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए। व्याख्याता परीक्षा के लायक हैं सारे के सारे प्रश्न। द्वितीय श्रेणी में तो इतने डीपली नहीं जाएगा अगला, लेकिन व्याख्याता भर्ती में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला है भट्ट लोलट ने रस की स्थिति अनुकार्य मानी है, बिल्कुल सही बात है। साधारणीकरण के सिद्धांत में सर्वप्रथम भट्ट नायक ने प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही बात है। आचार्य शंकु की व्याख्या पर महर्षि गौतम न्याय दर्शन, बिल्कुल सही बात है। अभिनव गुप्त ने संयोग का अर्थ अभिव्यक्ति माना है, जबकि अभिनव गुप्त जो हैं उन्होंने संयोग की व्यक्ति अभिव्यक्ति नहीं अनुमतिवाद कहा था उन्होंने। तो इसके रस सूत्र के संबंध में असंगत कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिएगा, सोठ छंद के विषम चरणों के अंत में सदैव एक गुरु एक लघु पाया जाता है, सही बात है। दोहा छंद का अंत सदैव एक लघु वर्ण से होता है, ये भी सही बात है। चौपाई छंद के अंत में सदैव 2 लघु मात्राएं होती हैं, ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि चौपाई जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर लघु कहाँ से होगी, अगर 16 ही होंगी तो गुरु ही होंगी ना। ध्रुव तुल्य जो छंद है इसके प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण सदैव गुरु होता है, ये एक वार्णिक छंद होता है। नभो बरो नगण भगण भगण और रगण, ये होता है द्रुत विलंबित छंद में। तो इसका सही उत्तर अपने पास में क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। तो देखो, इसमें रटी रटाई चीज नहीं पूछी है, वाकई ही बहुत ही शानदार मेहनत की है पूरे पेपर में। देखना पूरे पेपर में आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो, ईमानदारी से आप कमेंट में जरूर लिखेगा आप लोग। अगला देखिएगा, नित्य नयो रचिरास मुद्रा ब्रज के हरि खेलन आनंद कंद पंक्तियों में निहित छंद है, बहुत ही अच्छी बात कही है। इसमें कौन सा है, हरिगीत का, मालती, चकोर सवैया या फिर किरीट सवैया। तो इसमें है ना चकोर सवैया छंद है, सवैया जो छंद है इसमें कौन सा है, चकोर सवैया छंद है। आई बात समझ में, इसमें कौन सा छंद है, अपन को सवैया का भी कौन सा भेद है, चकोर सवैया छंद इन पंक्तियों में लिया गया है। अब देखिएगा आप लोग, झीने पट की झिलमिली, अगला जो प्रश्न है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं मैं। चकोर सवैया जो छंद होता है ना, उसमें इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या क्या होता है। तो देखिए, चकोर सवैया में 7 भगण प्लस 1 गुरु और 1 लघु होता है, यानी 23 वर्ण होते हैं टोटली। 23 वर्ण जहां पर होते हैं वहां पर कौन सा सवैया माना जाता है, चकोर सवैया माना जाता है। अब अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, कि झीने पट में झिलमिली झलकती ओप अपार है, सुरतरु की मनुसिंधु में लस्ती से पल्लव डार है। ये पंक्ति कई बार तो यूं ही पूछ लिया जाता है, ये पंक्ति किसकी है, व्याख्याता भर्ती में ये भी पूछा जा सकता है। ये पंक्ति ध्यान रखना बिहारी की है, और इसका सही जवाब क्या होगा, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें माना जाएगा। कौन सा अलंकार माना जाएगा इसमें, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है वो माना जाएगा। अब देखिए, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं। वस्तु उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसमें किसी भी पद में एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट की जाती है, तो वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिएगा, वस्तु उत्प्रेक्षा में संभावना कैसे प्रकट करती है। झीने पट में झिलमिली, यानी झीना जो पट है इसमें झिलमिला रही है, झलकती ओप अपार है, एक आकृति इस प्रकार से चमक रही है, झलक रही है, जिस प्रकार से वो मानो ऐसे लग रही है जैसे सरतरु, जैसे कि कोई समुद्र में और एक पेड़ है उसकी डाल, सरतरु की डाल है, वो ऐसे सिंधु में पत्तों की सहित झिलमिला रही है, हिलमिला रही है। जैसे रात्रि के समय में कोई जो वस्तु होती है वो झिलमिलाती है, उसी प्रकार से सिंधु में यानी समुद्र में कोई पत्तों सहित कोई पेड़ है वो झलक रहा है। इस प्रकार से एक के अंदर दूसरे की संभावना इसमें प्रकट की गई है, इसलिए वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर माना जा
जाता है। आगे बात में एक उदाहरण और बता दूं अगर आप लोगों को कि जैसे सोहत ओढ़े पीत पटे श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात। यानी सोहत ओढ़े पीत पट यानी इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं पीला पट भगवान श्री कृष्ण के श्याम सलोने गात यानी भगवान श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के शरीर पर इस प्रकार से लग रहा मानो जैसे नीलमणि पर्वत पर कोई सूर्योदय हो गया हो। अगला देखिएगा, अब यह तन ही राखी का कीजिए सुंदरी सखी श्याम सुंदर बिनु बांटी विषम विष पीजिए। पंक्ति में संचारी भाव कौन सा है? यहाँ पर संचारी भाव कौन सा है? असूया वितर्क शंका निर्वेद कौन सा माना जाता है? यहाँ पर निर्वेद संचारी भाव है। अब देखिए संचारी भावों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर स्पेशली ध्यान देना, आजकल व्याख्याता भर्ती में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे 2020 में जो परीक्षा हुई थी उसमें। तो देखिए संचारी भाव में इसमें है कि भय गर्भित व्याग्रता का भाव दैन्य कहलाता है। अधोमुख कर देने वाली लज्जा को वीड़ा कहा जाता है। अपमान आदि के कारण उत्पन्न निर्दयता का भाव उग्रता कहलाता है। अपने कर्मों पर उत्पन्न मानसिक खेद को ग्लानि कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि भय गर्भित व्याग्रता का भाव दैन्य नहीं होता है। दैन्य तो गरीबी का भाव होता है जिसमें किसी को मतलब करुण दशा जिसकी दिखलाई जाती है, गरीब दशा जिसकी दिखलाई जाती है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही यही नहीं है। भय गर्भित व्याग्रता का भाव होता है वो दैन्य नहीं कहलाता है, बल्कि दैन्यता तो वो होती है जिसमें किसी को गरीबी को दर्शाई गई हो, किसी की करुण दशा दर्शाई गई हो। दैन्य दशा जो होती है ना दीनता की, वो। अगला देखिए, देखो या विधु वदन में रस सागर उमगात। पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? यहाँ पर अलंकार कौन सा है? देखो या विधु वदन में रस सागर उमगात यानी विभावना अलंकार है। यहाँ पर बिना ही कारण के काम हो जाता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। परतीय दोष पुरातन सुनी लखी मुल्की सुखदानी कुसु करी राखी मिश्र हूं मुख आई मुस्कानी। पंक्तियों में संचारी भाव पूछ लिया। इसमें संचारी भाव कौन सा है? चपलता वीड़ा अविद्या मति। सच्चाई तो आपको यह है कि बहुत से विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं होता है संचारी भाव होता क्या है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? बात तो बहुत बुरी लग रही होगी आपको, बहुत कड़वी है, मगर सच्चाई यही है। बहुत से क्या, मैं वादा करता हूं आप लोगों को 95% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आते हैं। इनको क्या करते हैं, अधिकांश विद्यार्थी तो इस प्रश्न को छोड़ते हैं परीक्षा में आते हैं तो कि यार छोड़ना, कोई मतलब वाली बात नहीं है। अधिकांश विद्यार्थी कुछ एक होते हैं, वो रट्टू होते हैं, वो रट लेते हैं। उनके सामने जैसा दोहा होता है उसके अनुसार वो रटा रटाया अगर आ गया तो बेड़ा पार, वरना तो गलती। यार इसमें हो सकता है चपलता वीड़ा अविद्या, अब ये होते क्या यही नहीं पता। बहुत से विद्यार्थियों में सच बता रहा हूं इसका नहीं पता है कि ये अविद्या मति वीड़ा चपलता ये क्या होती हैं। इनको कोई अच्छे तरीके से अगर कोई किसी ने समझा है तो ही वो इन प्रश्नों को कर सकता है, अदरवाइज परीक्षा में तुक्के मत मारने की कोशिश करना, 100% गलत ही हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आई बात समझ में? तीये कते कमनेति पड़ी बिन जिहे बोह कमान चलचित वेदक चुकत नहीं बंक बिलोकनि बान। काव्य में पंक्ति में अलंकार कौन सा है? यहाँ पर अलंकार कौन सा है? रूपक विभावना वास्तुत्प्रेक्षा या असंगति। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विभावना। बोहन त्रासती मुख नटती आख्यान सो लपटाती एंची छुड़ावती एंची कर आगे आवती जाती। पंक्तियों में व्यक्त रसा अवयव कौन सा है? अब अवयव आ गया, अब वापिस रस ही आ गया। अब अधिकांश विद्यार्थियों को क्या बहुत सौ के बारे में भी मुझे अच्छी तरीके से इस बात का पता है कि आप लोगों को रस रस के लफड़ा में आज तक ना तो कभी पढ़े ना किसी ने अच्छी तरीके से बताया कि इसमें क्या चल रहा है। तो इसमें क्या पूछा अपन को? पंक्तियों में व्यक्त रसावयव कौन सा है, यानी आलंबन विभाग, उद्दीपन विभाग, संचारी भाव या अनुभाव। तो देखिएगा इसमें क्या है? अनुभाव है। अब आधे से ज्यादा विद्यार्थी जो हैं वो ये नहीं जानते
कि अनुभव होता क्या है। समझ रहे हो ना बात को। आधे से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं उनको ये नहीं पता होता है बेचारों को कि अनुभव कहते किसे कहते हैं, है ना। सही बात। अनुभव का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे, यानी कोई भी दोहा होता है, कोई भी रस होता है, उसके पीछे जो प्रकट भाव होते हैं ना, उसे अनुभाव कहा जाता है। अनु का मतलब पीछे होता है, यानी स्थायी भावों से उत्पन्न होने के पश्चात जो भाव, जो चेष्टाएं होती हैं, उन्हें ही अनुभाव है वो कहा जाता है। और ये जो अनुभाव होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है। कायिक का कई जगह आपको नाम जो है वो आंगिक भी मिल सकता है। कायिक या आंगिक दोनों एक ही चीज हैं। फिर वाचिक आएगा, फिर आहार्य आएगा और फिर सात्विक अनुभाव। ठीक है। अब अगला देखिएगा। इतने प्रश्न तो सारे के सारे प्रश्न अब तक अपन ने पढ़े हैं, वो एक से बढ़कर एक हैं। अगला देखिए, काव्य रीति के संबंध में असंगत कौन सा है। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना, क्योंकि रीति के प्रवर्तक ही कौन थे, वामन ही थे। आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहते हुए पांचाली रीति को सुकुमार मार्ग कहा है। आचार्य मोम्मट ने रीति को वर्ती नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ ने रीति को पद संगठना कहा है। तो मित्रों, इसमें रीति के संबंध में असंगत अपन को पूछा है, तो रीति के संबंध में इसमें असंगत कौन सा है। आचार्य कुंतक है, उन्होंने रीति को मार्ग कहते हुए पांचाली जो रीति है उसको, रीति को सुकुमार मार्ग कहा है। ये वाला कथन जो है वो उसमें क्या है, असंगत है। इस बात का खास तौर से आप लोग ध्यान रखिएगा। रीति का छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। जबकि आचार्य कुंतक ने रीति को क्या कहा है उसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आचार्य कुंतक हैं, उन्होंने रीति को मार्ग जरूर कहा है और 3 मार्ग बताएं, जैसे सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। जबकि पांचाली जो रीति है उसको सुकुमार मार्ग उन्होंने नहीं कहा है। ठीक है। तो ये कथन इसमें क्या है, असंगत है। अगला देखिएगा, मुख्य हित दोष। मुख्य हित दोष है रसश्च मुख्य। काव्य दोष का यह लक्षण किसने दिया है। मुख्य यथार्थी दोषा, ये है दोष की जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है। तो देखिएगा ये परिभाषा मम्मट के द्वारा दी गई है। इस प्रकार के ये जो संस्कृत के कथन है ना, इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा, या तो इनका अर्थ निकालना सीख जाना, अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा। रटने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि ये इसके पीछे एक कारण और है, ये यूं का यूं हु बहू अगला छापता है पेपर में, तो इसलिए रट लोगे तो फायदे में रहोगे। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की एक समाव वहां निष्फल है। पंक्तियों में कौन सा दोष है, यहाँ पर कौन सा दोष बतलाया है। तो देखो, श्रुति कटुत्व है, सुनने में तो कड़वा नहीं है, अक्रम भी नहीं है, इसमें कठिन भी नहीं है, अप्रतित्व दोष है। अप्रतित्व दोष वहां होता है जहां पर व्याकरणिक अशुद्धियां होती है ना। यहाँ पर देखिएगा व्याकरणिक अशुद्धि सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य होता है यहाँ पर सही शब्द, है ना। तो ध्यान रखना इस बात का, इसमें अप्रतित्व दोष है। काव्य गुण के संबंध में असंगत, ये तो आप निकाल दोगे क्योंकि गुण तो इतना हार्ड नहीं होता है। तो देखिए, आचार्य विश्वनाथ ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, 3, प्रसाद, ओज और माधुर्य। मम्मट ने काव्य प्रकाश ग्रंथ में 8 उल्लासों में गुणों का विवेचन किया है। आचार्य दंडी ने काव्य गुणों को सर्वमान्य संख्या 3 स्वीकार की है। आचार्य आनंदवर्धन ने, अब देखिएगा, आचार्य आनंदवर्धन जो हैं उन्होंने गुणों के बारे में क्या कहा। उनके अनुसार काव्य गुण और रस का आलम्बन करते हैं। तो इसमें असंगत कथन अपन को पूछा है, तो इसमें असंगत कथन है वो 3 नंबर ऑप्शन होगा। आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 3 ही स्वीकार की है, जबकि आचार्य जो दंडी हैं उन्होंने काव्य गुणों की संख्या है 10 स्वीकार की। ध्यान रखिएगा, आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10 मानी है। आगे देखिएगा, कौ सेदसानी, कौ भरी द्रग पानी रही, कौ घूमी घूमी परी और भूमि मुरझानी। उपयुक्त
पंक्तियां जो हों उसमें निहित सात्विक अनुभवों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत है यानी सही संगत है। कोई भी सेदसानी को भरी द्रग पानी, तो यहाँ पर जो है वो स्वेद, श्रम और प्रलय वाला ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अलंकार की दृष्टि से असंगत, अब की बार बहुत ही शानदार प्रश्न है वो पूछ लिया है। असंगत देखो, अलंकार की दृष्टि से असंगत, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी निरंग रूपक, जानी श्याम को श्याम घन नाच उठ्यो बन मोर, भ्रांतिमान अलंकार, आकद तूरे के फूल चढ़ाए तेरी इज्जत है तिहु लोक के साई विभावना, मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके असंगति अलंकार। इसमें सही जो जवाब होगा वो होगा आशा मेरे हृदय की मरु की मंजू मंदाकिनी निरंग रूपक अलंकार। यहाँ पर ये वाला गलत ऑप्शन है। क्या पूछा है, सुसंगत पूछा है, सॉरी इसमें नहीं असंगति पूछा है, सही है, पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला देखिएगा, दोहा छंद के लक्षणों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। खास तौर से ध्यान रखो, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, यहां पर अपन सत्य ही पढ़ते हैं, असत्य कथन पूछा है इनमें अपन को दोहा छंद के बारे में। तो दोहा एक अर्चम मात्रिक छंद बिल्कुल सही है। इसके समचरणों के अंत में जगण आना वर्जित माना जाता है। इसके समचरणों के अंत में एक लघु वर्णन आवश्यक होता है। तुक प्राय समचरणों में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें सही गलत जो ऑप्शन है वह है इसके समचरणों के अंत में जगण आना वर्जित माना जाता है, ये वाला इसमें क्या है, गलत है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, प्रयुक्त में कौन सा गुण है। ये तो आराम से कर लो, आराम से समझ में आता है, इसका मतलब प्रसाद गुण है। इसको रटना होगा अपन को, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। काव्य शोभाए कर्तारो धर्मागुणा, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही गुण कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी है, इतना ही कहना चाहता है इस प्रश्न में, ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं है। इसका हिंदी अनुवाद निकालना सीख लेना आप लोग, तो आपके आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये परिभाषा वामन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा, वामन के द्वारा, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को ही गुण कहा जाता है। असासा किसी रीति विशेषता, एस मासा किस रीति की विशेषता है, असमासा वेदर्भी रीति की। आलोचना की पहली किताब, अब देखो किताबों के प्रश्न भी आ गए हैं। आरोह पुस्तक अपन ने पढ़ी है ना, देख लेना, सारे प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ से। आलोचना की पहली किताब की समीक्षा पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिएगा रघुवीर शाही, अज्ञेय विष्णु खरे, केदारनाथ सिंह। तो आलोचना की पहली किताब विष्णु खरे के द्वारा, मैंने चार्ली चैपलिन और हम सब उस पाठ में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बतलाई थी। अब देखो जन्म कर्म, मैं इसलिए रोज बताता हूँ वीडियो में कि प्रत्येक साहित्यकार की जन्म और मृत्यु मित्रों याद रखना, पक्का प्रश्न आएगा, देख लेना चाहिए आपको। अब इसमें यहाँ पर लफड़ा ही लफड़ा हो रहा है, मर गए भाई, पता नहीं, आचार्य शुक्ल का याद है, रेणु का याद नहीं है, सहानी का कब हुआ था, यही दिमाग में चलेगा। तो ठीक ठीक आपको बतला दूं, देखो इसका सही जो जवाब है वो होगा 3 नंबर ऑप्शन, आचार्य शुक्ल, ब्रजमोहन व्यास, भीष्म साहनी और फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, शुक्ल का जन्म 83 में, इनका भी 83 में, फिर भीष्म साहनी और रेणु का 21 में, सबसे एंड में रेणु का हुआ था। मेरे समय के शब्द केदारनाथ सिंह की रचित कृति की विधा क्या है। मैं विधा के प्रश्न हर वीडियोज में बताता हूं आप लोगों को, देख लेना, ये प्रश्न 1-2 पक्के मिलेंगे आपको। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मेरे समय के शब्द में, मेरे समय के शब्द 26 का है, ये क्या है, निबंध संग्रह। क्या है, निबंध संग्रह। एकता क्लासेस तिवरी गुरुजी की कोचिंग का नाम है। कवि अज्ञेय से संबंधित कौन सा कथन असंगत है, अज्ञेय से संबंधित कौन सा कथन असंगत है। इनका जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था 1911 में। हिंदी के प्रसिद्ध समाचार पत्र दिनमान के संपादक थे। अज्ञेय की कृति प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि थे। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के लिए 1966 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब इसमें सही जवाब, सॉरी असंगत पूछा अपन को, तो मतलब अपना सही ऑप्शन इसमें क्या होगा,
4 नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? नहीं सर, आंगन की पार द्वार काव्य संग्रह के लिए तो मिला था इन्हें साहित्य अकादमी, है ना, परंतु कब मिला था वो भी थोड़ा सा ध्यान देना इस बात का। बहुत ही ठीक जगह से प्रश्न पुटअप किया गया है। रघुवीर सहाय का समस्त काव्य, मैं बोल रहा हूँ ना, ये कितने खंडों में इनकी रचनावली है, वो वाला प्रश्न आ गया। देखो रघुवीर सहाय का अपन ने पीछे पढ़ा भी था, तो देखिए 6 खंडों में है रघुवीर सहाय की। प्रेमगन की छाया स्मृति रचना अंतरा पुस्तक में है आधार पर क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय आचार्य शुक्ल के पिता के सहपाठी थे। आचार्य शुक्ल के पिताजी के सहपाठी पूछ लिया तो कौन थे? रामकृष्ण वर्मा। आचार्य शुक्ल के पिताजी के सहपाठी रामकृष्ण वर्मा। निम्न में से किस साहित्यकार को इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? बहुत शानदार प्रश्न है। गुल्लेरी जी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान था। प्राकृत है, बंगला है, उर्दू है, अरबी फारसी है, जापानी है, चीनी है, रूसी है, कई भाषाओं का नॉलेज था। संस्कृत तो मुख्य थी। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में भेद ही क्या है? परंतु वसंत ऋतु के आते ही पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। किस रचना से? मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि गद्दे को बार बार पढ़ो बेटा जी, गद्दे को बार बार पढ़ो ताकि गद्दे में आप फंस ना सको। अब यहाँ पर कुछ पूछा ही नहीं, अगले ने पाठ का नाम पूछ लिया। पाठ का नाम बता दो कौन सा? इतिहास में रोस्ते विश्वम, कुटज, प्रेमगन की छाया, स्मृति, कच्चा चिट्ठा। तो इसमें अपना सही जवाब पूछा अपन को, तो यहाँ पर किस पाठ से ली गई हैं ये? कच्चा चिट्ठा पाठ पढ़ना, ब्रजमोहन व्यास का पाठ है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित प्रथम उपन्यास कौन सा है? द्विवेदी जी के द्वारा रचित प्रथम उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर चारूचंद्र लेखा, फिर पुनर्वा, फिर एनामदास का पोथा। दूसरा देवदास जो कहानी है उसके आधार पर बताइए कि लड़की पारो ने पूजा की थाली में चढ़ावे के लिए कितने रुपए डाले थे? देखो बिल्कुल एकदम नजदीक से प्रश्न पुटअप किया गया है। कितने? 2 रुपये, ₹1.25, वहां पर सवा सवा घूमते फिरेंगे। एग्जाम में ₹5.25 वाला ऑप्शन है वो सही माना जाएगा। औद्योगिक विकास के दौर में आज जो है प्राकृतिक सौंदर्य को किस तरह से नष्ट होता देखा जा रहा है, उसका मार्मिक चित्रण किस रचना की मूल संवेदना है? तो भैया पाठों को बार बार पढ़ते रहना गद्दे वालों को, जहां से कोई वापसी नहीं। ये रामविलास शर्मा का है, नहीं सॉरी निर्मल वर्मा का है, जहां से कोई वापसी नहीं। औद्योगिक क्रांति, ठीक है ना, ये वाला सही जवाब है इसका। आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से, सुमरिन के मन के शीर्षक रचना के अनुसार ये कथन किसका है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। ये कथन किसका है? आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से। आप पढ़ोगे ना तो देखना वहां पर कहीं ना कहीं आपको वात्स्यायन का नाम जरूर मिलेगा। अधिकांश विद्यार्थी तो इसको हरिश्चंद्र बाबू ही कर देंगे, क्योंकि बाबू का नाम ध्यान रहता है अपन को। वहां पर जब पाठ पढ़ते हैं तो बीच में एक हरिश्चंद्र बाबू का जिक्र आता है, तो अपने तो हरिश्चंद्र याद रहते हैं, वात्स्यायन तो याद ही नहीं रहता है, जबकि परीक्षा में कुछ अलग ही पूछता है अगला। समधिया की कहानी जो है उसके अनुसार बड़ी बहुरिया का पियर था। बहुत शानदार प्रश्न है। बड़ी बहुरिया का पियर का नाम था थाना बहिरपुर गांव। भीष्म साहनी के रचित कृति में उपन्यास नहीं है। बहुत शानदार प्रश्न है। उपन्यास जरोखे, तमस, नाहूस, बसंती, इसमें उपन्यास है। नाहूस जो है ना ये नाटक है, ध्यान रखना इस बात का। डॉक्टर रामविलास शर्मा को निम्न किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो निराला जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना पे मिला था। ये 3 खंडों में है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला जो अपना प्रश्न है वो है बहुत ही शानदार प्रश्न है। वो ये प्रश्न है मित्रों अपने सामने कि वे आपके नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। गांधी, नेहरू और यासेर अराफत संस्मरण में ये कथन किसने और किससे के लिए और किससे कहे थे? सारी बात एक साथ ही पूछ ली है। तो ये जो कथन है वो कथन है
आसिर अरफात ने लेखक भीष्म साहनी से गांधी जी के लिए कहे थे ये सारी बात ये आपके नहीं हमारे नेता हैं। पाठ को पढ़ना आपको जरूर मिलेगा ये बात। फणीश्वरनाथ रेणु हैं, उनके द्वारा रचित किस कहानी पर फिल्म बन चुकी है? तो तीसरी कसम जो कहानी है उस पे मारे गए गुलफाम उस नाम से फिल्म बन चुकी है। लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को लक्ष्मी मिले या नहीं मिले, परंतु यदि लक्ष्मी किसी के पास जाना चाहे तो उन्हें कौन रोक सकता है? कच्चा चिट्ठा है ना बृजमोहन व्यास का पाठ, आत्मकथा का अंश उससे लिया गया है। तो ये बात किसने कही थी? पूरे पाठ को बहुत ही गौर से पढ़ोगे तब जाके इस प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा। ये जो बात है वो बातें भावभूति के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा कही गई है? भावभूति के द्वारा कही गई है। अगला देखिएगा, के पतियालय जायतरे पद के अनुसार कवि विद्यापति नायिका के प्रियतम के किस माह में लौटकर आने की बातें कहते हैं? के पतियालय जायरे, इसमें कौन से महीने की बात है वो की जा रही है? तो कार्तिक मास की बात है वो की जा रही है। ये प्रश्न गलत नहीं होंगे अगर पद्य की ये जो रचनाएं पढ़ी हुई हैं तो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम कृति किसे माना है? प्रथम कृति किसको माना है? मुल्ला दाऊदकर चंदायन, इसको प्रथम रचना मानी गई है और यही सर्वमान्य है, इस बात का भी ध्यान रखना। विष्णु खरे के द्वारा कौन सा काव्य संग्रह टी.एस. इलियट की रचनाओं का अनुवाद है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था कि आप लेखक परिचय ध्यान से पढ़ना। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, कालेवाला वो फिनलैंड का राष्ट्रीय गीत है, बहुत सी बातें बताई थी। आप एक बार वीडियो देखना। चार्ली चैपलिन और हम सब में विष्णु खरे का जो चैप्टर है कक्षा 12 आरोह में वो। कुटज निबंध में निम्न में से मुनि कुटज कहकर संबोधित किया गया है, यानी मुनि कुटज किसे कहा गया है? अगस्त्य मुनि को कहा गया। किसको कहा गया है? अगस्त्य मुनि को। ए ही मास उपजे रस मूला, जयसी ने 12 मासा में पंक्तियों किस महीने का यहाँ पर वर्णन है वो किया गया है? तो माघ का वर्णन है वो किया गया है। स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज में प्रचलित जीवन शैली को रेखांकित करने वाली रचना है। स्वातंत्र्य भारत समाज में, तो वसंत आया तोड़ो, एक कम या सत्य, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है। तो एक कम, इसमें कौन सा होगा? एक कम। कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह के रचयिता, सर जी ध्यान ही नहीं गया किसका, ये केदारनाथ सिंह की रचना है, ध्यान रखना। लेखक परिचय कवि परिचय ध्यान से पढ़ना। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों का सही क्रम पूछा है इसमें। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानी संग्रह है वो उनका सही क्रम पूछा अपन को। तो सबसे पहले आती है, ध्यान रखना इसमें, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। निम्न में से किस कविता का संबंध बाल मनोविज्ञान से? कितना शानदार प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। बाल मनोविज्ञान केदारनाथ सिंह की अपन बनारस कविता पढ़ते हैं, उसके बाद में एक दिशा कविता और आती है आगे, थोड़ा सा आगे चलना, वो बाल मनोविज्ञान की। बच्चे से वो पूछता है केदारनाथ सिंह कि बताओ हिमालय किधर है? तो वो बोलता है ना, जिधर मेरी पतंग उड़ी जा रही है उधर ही है, वो है दिशा। तो आशा करता हूँ आपको पूरा पेपर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से सर जो भी पेपर लेंगे मैं आपके साथ सोल्व करता जाऊँगा। आप लोगों को अगर ढंग से अच्छे से तैयारी करनी है तो सर की कोचिंग संस्थान है, उसमें आप एकता क्लासेज में जाकर के पढ़ सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो सर के कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे दिए हैं, आप पूछ सकते हो। और अपने मित्रों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विद्यार्थियों को पता चले कि अपनी तैयारी कहाँ तक चल रही है और पेपर है वो किस स्तर तक आ सकता है। काफ़ी अच्छा पेपर बनाया, धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद आपको भी जिन्होंने ये वीडियो अंत तक सुना है। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मित्रों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको पेपर कैसा लगा। कोई समस्या हो आपकी किसी भी प्रश्न में तो आप ज़रूर पूछिएगा।